हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th की साइंस की पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर हमारा पर्यावरण स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने पर्यावरण क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र कितने प्रकार में बटा है, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र, ठीक है। और प्राकृतिक पारितंत्र भी कितने प्रकार में बटा है, तो दो भागों में हमने देखा था, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र भी दो भागों में बटा था, स्वच्छ जलीय और समुद्री पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र तीन भागों में बटा हुआ था, घास के मैदान का पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र और वन का पारितंत्र। इसके बाद हमने कृत्रिम पारितंत्र देखा था। कृत्रिम पारितंत्र यानी कि ऐसा पारितंत्र जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो कृत्रिम रूप से और स्वयं के लाभ के लिए जो पारितंत्र बनता है उसे हम कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि जैसे कि खेत हो गए, बाग बगीचे, तालाब, जल जीवशाला आदि। इसके बाद हमने पारितंत्र के घटक के बारे में देखा था। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक में कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व, जलवायु कारक आदि के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद जैविक घटक में हमने प्राथमिक उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, द्वितीयक उत्पादक यानी कि मनुष्य या जंतु, और अपचायक अपघटक के बारे में, और फिर पारितंत्र में पदार्थों का चक्रण किस प्रकार से होता है उसको हमने समझा था। आज की क्लास में हम लोग आहार श्रृंखला एवं आहार जाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे प्रकृति में भोजन के लिए प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जिस प्रकार से एक प्रकार का जाल का निर्माण हो जाता है उसे ही हम कहते हैं आहार श्रृंखला, फूड चेन। भोजन के लिए जंतुओं का एक दूसरे पर निर्भर रहने की प्रक्रिया को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। आइए देख लेते हैं। जीवमंडल में जैव कारकों में भोजन निर्माण तथा उनके उपभोग करने की क्रिया द्वारा एक प्रकार का संबंध निर्मित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी को खाद्य के रूप में उपभोग करने की प्रक्रिया एक क्रम से एक श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। इसी को ही आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला ऐसे जीवों की कड़ी है जिसमें जीव का संबंध उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में होता है तथा ऊर्जा और खाद्य पदार्थों का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता रहता है। देखिए, खाद्य श्रृंखला के बनने के लिए आवश्यक है कि उसमें उत्पादक भी हों और उपभोक्ता भी हों, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जैविक घटक में ही उत्पादकों के बारे में और उपभोक्ता के बारे में जाना ही था। उत्पादक हमेशा क्या होते हैं, उत्पादक हमेशा पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। यही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उत्पादकों को और भी क्या कहते हैं, उत्पादकों को स्वपोषी भी कहते हैं, ठीक। और उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता यानी कि अपने भोजन के लिए जो उत्पादक पर निर्भर हो तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी। इसके अलावा उपभोक्ता अन्य भी होते हैं, जैसे कि प्राथमिक शाकाहारी। अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता अगर हम कहें तो वो शाकाहारी होगा। इसी प्रकार से अन्य है द्वितीयक उपभोक्ता, तो वो क्या हो जाएगा, शाकाहारी को खाने वाला, तो यानी वो मांसाहारी हो जाएगा। आइए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं, खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इसी प्रकार से चलती रहती है। यानी खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादकों से ही प्रारंभ होती है। बिना उत्पादक के कोई भी खाद्य श्रृंखला नहीं स्टार्ट होगी या कोई श्रृंखला खाद्य श्रृंखला नहीं कही जाएगी।
देखिए, खाद्य श्रृंखला को एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, पहला है घास। घास पर निर्भर है कीट, कीट पे निर्भर है मेढक और मेढक पे सांप। ठीक है, यानी कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ये, या कह सकते हैं ये एक घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है। तो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या हो जाएंगे? घास हो जाएंगे। और घास पर कौन निर्भर रहेंगे? कीट, अपने भोजन के लिए। और कीटों पर निर्भर रहता है मेढक, और मेढक पर निर्भर रहता है सांप। तो इसमें इस प्रकार के पारितंत्र में उत्पादक घास है, कीट है प्राथमिक उपभोक्ता, और मेढक है द्वितीयक उपभोक्ता, और सांप हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताएं। तो आप इस तरीके से बताएंगे कि किसी घास के मैदान में प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो घास होता है, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। और कीट घास पर अपने भोजन के हेतु निर्भर रहता है। कीटों को मेढक जो है भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और मेढक को सांप अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए उत्पादक है घास। घास को बकरी खा रही है जो कि शाकाहारी है, और इस बकरी को मानव के द्वारा खाया जा रहा है। तो मानव क्या है? यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता है या शीर्ष उपभोक्ता। ओमनीवोरस, मैंने एक चीज़ लिखा हो, ओमनीवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी। ठीक है, यानी कि जो शाकाहारी, जो कि पेड़ पौधों मतलब कि शाक सब्जी भी खाए और मांस भी खा सके। नेक्स्ट है देखिए तीसरा, घास हैं या पौधे हैं, ये उत्पादक हैं। इसे बोलते हैं प्राथमिक पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल। दूसरा कीट है, वो है पहला ट्रॉपिक लेवल। मेढक जो है कीट पर निर्भर कर रहा है, वो होता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तीसरा है मेढक, मेढक पे सांप निर्भर करता है, उसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि मांसाहारी। और सांप को भी खाता है बाज, उसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर, यानी कि सर्वाहारी। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही साफ साफ आप लोग चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होती है? प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, क्योंकि एक ही जीव को खाने वाले कई प्रकार के जीव होते हैं, और एक ही जीव कई प्रकार के जीवों को खा भी सकता है। इस प्रकार से खाद्य जाल का निर्माण होता है। तब इससे पहले अभी हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला जब देखी थी, तो जैसे पौधा था, पौधे को कीट खा रहा था, और कीट को मेढक खा रहा था, और मेढक को सांप खा रहा था। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि पौधे पर कीट निर्भर है, मतलब पौधे को कीट खा रहा है तो पौधे को बकरी भी खा सकती है, खरगोश भी खा सकता है, या उससे उत्पन्न अनाज को चूहा भी खा सकता है ना। तो कीट को जिस तरह से मेढक खा रहा था, तो मेढक चूहे को भी खा सकता है, और सांप मेढक को खा रहा था तो सांप चूहे को भी खा सकता है। बाज सांप को खा रहा था तो मोर भी सांप को खा सकता है। तो इस प्रकार से क्या है? एक जीव को खाने वाले कई जीव हैं, और एक ही जीव कई अन्य जीवों को भी खा सकता है। तो इस प्रकार से खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में अंतर बहुत ही पूछा जाता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में प्रमुख अंतर क्या है? कि खाद्य श्रृंखला जो होती है जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिसमें भोज्य पदार्थों का प्रवाह जो है एक निश्चित दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में क्या होता है? भोज्य पदार्थ का प्रवाह एक के अलावा अन्य भी दिशाओं में हो सकता है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला में एक जीव केवल एक ही प्रकार के जीव का भोजन के रूप में उपयोग करता है, जबकि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? इसमें एक जीव अपने भोजन के रूप में अनेक जीवों का उपयोग कर सकता है।
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, तो मैंने बताया ही, और खाद्य जाल का अनेक दिशाओं में होता है। खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं? सरल होती हैं, और खाद्य जाल जटिल होते हैं। यहाँ देखिए खाद्य जाल में आप लोग देख भी रहे हैं कि एक पौधा है, पौधे पर कीट निर्भर है और उसकी दूसरी साइड खरगोश। तो कीट को मेढक खा रहा है और मेढक को सांप, ठीक है। लेकिन यहाँ खरगोश है तो सांप के पास एक और ऑप्शन है कि वो खरगोश या चूहे को भी खा सकता है, और बाज जो है, बाज सांप को भी खा सकता है और चूहे या खरगोश को भी खा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से खाद्य जाल बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य श्रृंखला का महत्व। तो जीव के एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण में वाहक का कार्य करता है। दूसरा है यह जीवों में ऊर्जा, पदार्थ एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण से ही संबंधित है। और तीसरा है कि खाद्य श्रृंखला की जानकारी परितंत्र में भोजन संबंधों के साथ साथ जीवों के अंतर संबंधों को समझने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में संग्रह कर लेते हैं। इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। और हरे पौधे सूर्य ऊर्जा को किस रूप में ग्रहण करते हैं? प्रकाश ऊर्जा में, और फिर परिवर्तित कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में, जिसके कारण वो एक कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा जो है जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाता है। यानी कि कोई जीव किसी अन्य जीव को खाकर जो ऊर्जा प्राप्त करता है, वो उसकी जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसमें से 90% तो केवल उसकी जैविक क्रियाओं में ही नष्ट हो जाता है, और भोजन के रूप में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, ठीक है। इसी कारण से प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में 4-5 से अधिक पोषक स्तर नहीं होते। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 से अधिक पोषक स्तर क्यों नहीं होते? तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर पर 90% तो जैविक क्रियाओं में ही खत्म हो जाता है और केवल 10% ही अगले पोषक स्तर तक पहुंचता है, इसीलिए, ठीक है। यहाँ देखिए जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। यहाँ इसका आरेख चित्र है पारितंत्र ऊर्जा के प्रवाह का। सूर्य के प्रकाश को उत्पादक यानी कि पौधे ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहता है शाकाहारी। शाकाहारी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है मांसाहारी, और मांसाहारी पर भी एक निर्भर रहता है शीर्ष मांसाहारी। नेक्स्ट हमारा जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन। कृषि में फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़क नाशक एवं रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो वर्षा आदि के कारण बहकर मिट्टी या जलीय स्रोत में चले जाते हैं। इसी को ही बोलते हैं जैव आवर्धन। यानी कि जब खेतों में फसलें उगाई जाती हैं तो उनमें कई प्रकार के छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं, कभी फफूंदी वगैरह लग जाती हैं। तो किसान फसलों को इनसे बचाने के लिए कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करता है, दवाइयों का उपयोग करता है। कुछ छोटे छोटे टिड्डी वगैरह या कीट पतंगे जब पौधों में लग जाते हैं तो वो फसलों को नुकसान करते हैं, तो इसके लिए दवाइयों का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। तो किसानों द्वारा जब इन दवाओं का उपयोग किया जाता है तो कभी सिंचाई के द्वारा या फिर वर्षा आदि के द्वारा वो जो रसायन हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के बाद अन्य पौधों में पहुंच जाते हैं। जब अन्य पौधे बोए जाते हैं तो उनमें पहुंच जाते हैं। उन पौधों से जो अनाज निकलता है या फल सब्जियां आदि निकलती हैं, जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है कि मिट्टी है, मतलब वही कि जब फसलों में इसका रसायनों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है,
तो वो वर्षा, सिंचाई, बाढ़ आदि के द्वारा मिट्टी में पहुंच जाते हैं। मिट्टी से पौधों में, पौधों से उन फसलों में, फिर पौधों को खाने वाले जंतुओं में, फिर जंतुओं से आहार श्रृंखला में, मतलब जंतुओं के ऊपर भी तो अन्य जंतु निर्भर करते हैं भोजन के लिए, अभी हमने देखा ही है। फिर खाद्यान्नों में, खाद्यान्न जैसे गेहूँ हुआ, चावल, फल, सब्जियाँ आदि। और इन जब खाद्यान्नों को या ऐसे जंतुओं को जब हम खाते हैं या मानव खाता है तो ये रसायन जो है हमारे शरीर में हो जाते हैं। तो इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं, यानी कि फसलों से मानव शरीर तक पहुंचना या जंतु शरीर तक रसायन का पहुंचना ही क्या कहलाएगा? जैव आवर्धन। देखिए, कोशीय स्तर से ऊपर की ओर जाने पर जैव आवर्धन की मात्रा जो है बढ़ती रहती है, यानी कि इन रसायनों की मात्रा जो प्रथम कोशीय स्तर था उसमें कम होगी, लेकिन जब वो टॉप पे पहुंचेगी तो उसमें इनकी मात्रा सबसे अधिक होगी। कि लिखा भी है, मनुष्य जो है आहार श्रृंखला में शीर्ष पर है, इसलिए हमारे शरीर में यह रसायन अधिक संचित हो जाता है। मनुष्य क्या है? शीर्ष उपभोक्ता है। मनुष्य शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है। तो जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य पौधों को भी खा रहा है, जंतुओं को भी खा रहा है। तो पौधे में जब ये रसायनों का प्रयोग हुआ है, पीड़कनाशकों का प्रयोग हुआ है, तो हो सकता है उन पौधों को किसी जंतु ने खाया, ठीक है, तो वो रसायन जंतु के पेट में चला गया, उसके शरीर में, है ना। और मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। मनुष्य अगर उसने उस फसल को खाया तो वो रसायन उसके शरीर में गया, और मान लो उसने उस जंतु को खा लिया तो वो रसायन फिर से उसके शरीर में पहुंच गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में संचित होगा कि नहीं रसायन। और आजकल तो ये बहुत तेज़ी से चला हुआ है। किसान क्या करते हैं? अधिक फसलों का उत्पादन के लिए बहुत ही दवाओं का उपयोग वो अंधाधुंध कर रहे हैं बिना रोक टोक के, जिससे फसल तो अधिक उत्पन्न हो रही हैं और लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी बहुत हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके ही होंगे जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन क्या होता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएं, और अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।